समस्या तो सिर्फ हमारे दिमाग में है, समस्या तो सिर्फ हमारे दिमाग में है, मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी एसएससी अर्थात कोको एसएससी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज का हमारा जो वीडियो सेशन है ये बैंकिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डबल फिलर पर बेस्ड है। अर्थात आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बैंकिंग के डबल फिलर के क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आइए यहाँ पे हम आपको कुछ बातें बताते चले जो डबल फिलर के क्वेश्चन को या ट्रिपल फिलर के क्वेश्चन को बनाने के लिए बेहद जरूरी होता है। इसके पहले हमने आपको सिंगल फिलर के क्वेश्चन को बनाना सिखाया था और तब हमने वहाँ पे आपको बताया था कि आपके जो फिक्स प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट है, सेंटेंस का जो टोन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है जब कभी भी हम लोग फिलर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ और बातें हैं जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब ये कौन सी नई बात है भाई, यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ये दूसरी कौन सी बात होती है। तो जो भी आपको सेंटेंस गिवन होता है, सेंटेंस थोड़ा सा छोटा हो सकता है, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है। प्री लेवल की बात करें तो सेंटेंस आपका बहुत बड़ा बड़ा दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ यदि मेंस की बात करें तो मेंस में आपके जो सेंटेंस पूछे जाते हैं फिलर के वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो, मेंस के लिए हम लोग बाद में बात करेंगे अलग से, अभी फिलहाल हम लोग प्री की बात करते हैं, ठीक है। तो आपके बैंक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जो सेंटेंस गिवन होता है फिलर का, आपको उसको पढ़ना आना चाहिए। पढ़ के उसका टोन, उसका भाव आपको समझ में आना चाहिए, मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, ताकि वहाँ पे किस प्रकार का सेंस एक्सप्रेस किया जा रहा है ये यदि आप समझ पाते हैं तो आप डबल फिलर के क्वेश्चन को या ट्रिपल फिलर के क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से बना पाएंगे। हाँ, इनके अलावा कुछ और चीज़ें भी होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपसे यदि यहाँ पे बात करें तो मान लीजिए कि ये हमारा गिवन सेंटेंस है, यहाँ पे एक फिलर है और यहाँ पे एक फिलर है, राइट। इसको मान लेना है। अब मान लीजिए कोई एक वर्ड ऐसा है जो यहाँ पे देखते के साथ तुरंत फिट हो जाता है और यहाँ पे ये जो हमारे 5 ऑप्शन गिवन होते हैं, इन गिवन 5 ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें इससे रिलेटेड वर्ड यहाँ पे गिवन हो, तो हम इसके आधार पर सीधा कह सकते हैं कि ये हमारा आंसर होगा। लेकिन यदि डबल फिलर के क्वेश्चन में यहाँ पे जो भी दिया गया है, यहाँ पे जो भी सेंस चाहिए इस तरीके के, यहाँ पे आपको कई वर्ड्स मिल जाए, कई ऑप्शंस में आपको वर्ड मिल जाए, ठीक है। तो जिन जिन में मिल सकते हैं या जिन जिन ऑप्शंस में इससे रिलेटेड वर्ड दिए हुए हों वो सभी के सभी पहले फिलर के आधार पे तो हो सकते हैं। अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? अब इसको छांटने के लिए आपको ये जो सेकेंड फिलर यहाँ पे गिवन है, ये जो सेकेंड पार्ट यहाँ पे गिवन है, सेकेंड फिलर को उठाइए, यहाँ पे किस प्रकार के सेंस वाले शब्द की जरूरत है, इसके आधार पे इन गिवन ऑप्शंस में से ये जो रिलेट कर रहे थे उसमें से अब कोई एक ही ऑप्शन होगा जो यहाँ पे फिट बैठेगा। तो उसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये थी हम लोगों की थ्योरेटिकल बातें। अब हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और वहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन को बना के सॉल्व करके देखेंगे कि आज के इस वीडियो सेशन के शुरुआत में हम लोगों ने जो भी टेक्निक सीखा है डबल फिलर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्या उसका यूज़ करके हम लोग इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को बना पाते हैं या नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो सेशन की। फटाफट आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। There is plenty of dash that transferring kids to the adult criminal justice। अब जरा ध्यान से देखिए, plenty of यानी कि पर्याप्त मात्रा में क्या है भाई? यहाँ पे देखिए ट्रांसफरिंग किड्स टू द क्रिमिनल एडल्ट जस्टिस। अब देखिए जैसे ही जस्टिस की बात आती है तो न्यायालय में या न्यायाधीश जो होते हैं उनके सामने क्या चाहिए? उनको चाहिए सबूत। अब सबूत का दो इंग्लिश होता है, एक होता है एविडेंस, दूसरा होता है विटनेस, ठीक है। एविडेंस और विटनेस दोनों में अंतर होता है। विटनेस क्या होता है भाई? तो विटनेस होता है इंसान, लिविंग बीइंग के लिए यूज करते हैं हम लोग विटनेस, नॉन लिविंग के लिए क्या यूज करते हैं? उसके लिए यूज करते हैं हम लोग एविडेंस, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब आ जाइए इससे रिलेटेड ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए। डेटा होगा क्या? नहीं होगा। डेटा क्या होता है भाई? डेटा एक प्रकार का इंफॉर्मेशन ही है, ठीक है, जिसका कंप्यूटर साइंस में हम लोग यूज करते हैं। तो डेटा कहिए, इंफॉर्मेशन कहिए, दोनों सेम बात है। डिसप्रूफ, अब डिसप्रूफ क्या है भाई? जो सबूत ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इंडिकेशन, इंडिकेशन यानी कि क्या भाई? तो किसी चीज़ का संकेत। तो न्यायालय में या न्यायाधीश के सामने किसी इंडिकेशन की बात नहीं होती। अब एक ही ऑप्शन बचा हमारा एविडेंस, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, ये जो 5 ऑप्शन हम लोगों को गिवन थे, 5 में से 4 ऑप्शन यूं ही कैंसिल हो गए, राइट। अब एक ही ऑप्शन बचा जो हमारा आंसर हो सकता है
इस बेसिस पे देखते के साथ हम कह सकते हैं कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जस्ट बिकॉज मोमेंटम इज डैश अवे कोल इन चाइना। ठीक है, यानी चाइना एक कंट्री है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे कोल से क्या हो रहा है भाई, तो दूरी बढ़ रही है, मोमेंटम चेंज कर रहा है। जैसे अपने देश भारत में बात करें तो पहले पेट्रोल इंजन गाड़ियाँ चला करती थी, ठीक है, फिर क्या है भाई, CNG बेस्ड गाड़ियाँ आ गई। अब क्या हो रहा है, तो अब इन पेट्रोल को, CNG को, सभी चीज़ों को छोड़ के हम लोग किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, तो बैटरी वाले इंजन की तरफ मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, EV की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो मोमेंटम क्या हो रहा है, अपने देश में भी चेंज हो रहा है, राइट। कुछ इसी तरीके की बातें यहाँ पे की जा रही है। तो कोल से दूरी बढ़ती जा रही है, मोमेंटम उसका चेंज हो रहा है, ठीक है। चाइना डज नॉट मीन दैट द कंट्री इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द ग्लोबल कोल डैश। इसका मतलब ये नहीं है चाइना में यदि कोल के प्रति जो शिफ्टिंग है वो चेंज हो रही है, बदलाव हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना देश जो है ये ग्लोबल लेवल पे कोल में, कोयले के यूज में जो उछाल आया है, बूम आया है, ठीक है, उससे बाहर हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज करना, ठीक है। बैंक का मतलब क्या होता है, धड़ाम का आवाज़। जैसे कोई दरवाजा हो, आप ऐसे जोर से खोलते हैं या बंद करते टकराता है, तो जो आवाज़ होती है उसको बोलते हैं बैंक, ठीक है। चेंजिंग, परिवर्तन, कोलैप्स यानी टकराना। स्टैग्नेटिंग, स्टैग्नेट क्या होता है भाई, स्थिर होता है, ठीक है। राइज यानी कि बढ़ोतरी। शिफ्टिंग यानी परिवर्तन, ठीक है। बूम यानी कि उछाल। अब आ जाइए स्टे, स्टे का मतलब क्या होता है भाई, ठहरना, रुकना। फेलियर क्या होता है, असफलता, राइट। तो फेलियर से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। राइज हो सकता है, बूम हो सकता है, कोलैप्स नहीं होगा, बैंग नहीं होगा, ठीक है। सेकंड के आधार पे, इस वाले ऑप्शन के आधार पे हम लोग ऐसा कह सकते हैं। अब यहाँ पे बचा क्या भाई, परिवर्तन हो रहा है, दूरी बढ़ती जा रही है, वहाँ पे भी मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब मोमेंटम जो चेंज हो रहा है इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टैग्नेटिंग और यहाँ पे शिफ्टिंग। तो स्टैग्नेटिंग होगा नहीं, चूंकि परिवर्तन हो रहा है, इसलिए परिवर्तन से संबंधित अब जो ऑप्शन बचे हैं उनमें से, इन दो ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन है जो परिवर्तन को इंडिकेट कर रहा है और वो है शिफ्टिंग। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है व्हाइल द टेक्नोलॉजी एंड स्टेट ऑफ नॉलेज। स्टेट ऑफ नॉलेज, देखिए ज्ञान की अवस्था। इन द मेडिसिन अलाउज द गैजेट्स, ठीक है। क्या कर रहा है भाई, मेडिसिन साइंस में क्या हो रहा है, गैजेट्स को क्या किया जा रहा है, आगे पढ़िए। टू डैश डेटा एंड गिव रिकमेंडेशन। अब ये देखिए, ये पैथोलॉजिकल टेस्ट जो हम लोग करवाने जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है तो जो टेक्निकल प्रोसेस है उसका, ठीक है, उसका यूज किया जाता है। अब तो ऐसे ऐसे मशीन आ गए हैं कि लोगों को पैथोलॉजी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम लोग क्या करते हैं भाई, एक बूंद खून निकालते हैं ऐसे और उसको जो सिस्टम बना उसमें से डालते हैं। अब वो जो सिस्टम है, वो जो मशीन है, वो क्या करता है, उसको एनालाइज करता है और एनालाइज करके आपको डेटा देता है कि आपका जो ब्लड शुगर है वो किस लेवल पे है, वो कितना है। कुछ इसी तरीके की बात यहाँ पे महसूस हो रही है। इट विल बी अ व्हाइल बिफोर वी आर रेडी टू डैश डॉक्टर्स एंड सीरियस इलनेस, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे क्या है भाई, तो पहले हम लोग क्या करते थे, थोड़े समय पहले तक, जब तक ऐसी मशीन हम लोगों के पास नहीं थी, हम लोग क्या करते थे, डॉक्टर पर ही सभी बातों के लिए भरोसा करते थे, डॉक्टर साहब जो बोलेंगे वही होगा। अब क्या हो गया, तो अब डॉक्टर का बहुत सारा काम कौन कर दे रहा है, मशीन कर दे रहा है, राइट। आ जाइए, तो यहाँ पे देखिए डेटा से संबंधित, अब मशीन में जो भी डेटा हम लोग डालते हैं उसको वो क्या करता है, एनालाइज करता है, ठीक है, रीड करता है और उसके आधार पे वो अपना डिसीजन लेता है। आ जाइए ढूंढिए एस्टिमेट। एस्टिमेट यानी क्या होता है भाई, अनुमान। तो अनुमान यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि मशीन जो होता है वो अनुमान पे काम करता ही नहीं, ठीक है। इवेल्युएट, इवेल्युएट क्या होता है, मूल्यांकन करना। तो किसी चीज़ का कीमत लगाना, मूल्यांकन करना। तो कीमत और मूल्यांकन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एनालाइज, डेटा को एनालाइज कर सकता है, डेटा को क्या करेगा, डिस्क्राइब करेगा, ये काम मशीन नहीं करता। फिगर आउट करना क्या होता है भाई, तो चिन्हित करना, दर्शाना, ठीक है। तो मे भी ये हो सकता है हमारा, ठीक। अब आ जाइए, हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई। सेकंड ऑप्शन में देखिए हम लोग क्या करते हैं भाई, तो डॉक्टर पे हम लोग क्या करते थे, ट्रस्ट करते थे कि कॉन्फिडेंस करते थे। तो कॉन्फिडेंस नहीं करते थे, तो ये ऑप्शन नंबर ई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी।
इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यदि यहाँ ये जो गिवन सेंटेंस होता है इसको हम लोग ठीक तरीके से समझें तो इसके आधार पर ही हम लोग क्या करते हैं, जो 5 ऑप्शंस गिवन होते हैं उनमें से बाकी सभी ऑप्शंस को हम लोग 3 से 4 ऑप्शन को हम लोग छांट देते हैं और बाकी जो बचता है 1 या 2 उसको हम लोग क्या करते हैं, तो एक फिलर के अलावा दूसरे फिलर की मदद से हम लोग उसको भी क्या करते हैं, वहाँ से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन फिर से ये रहा आपके सामने, काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, हेल्दी स्केप्टिसिज्म। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिएगा, ये लाइन आपको कंफ्यूज करेगा। हेल्दी स्केप्टिसिज्म, हेल्दी यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित, और स्केप्टिसिज्म क्या होता है भाई, डाउटफुल। ठीक है, वाइटल डैश फॉर एनी जर्नलिस्ट। अब जर्नलिस्ट जो हैं ये लोग क्या करते हैं भाई, तो संदेह के दायरे में काम करते हैं। ठीक है, इनको एक स्वास्थ्यवर्धक या एक कह सकते हैं कि एक बढ़िया सा संदेह नुमा जो है माहौल मिलता है, सबूत मिलता है, जिसके आधार पे ये लोग काम करते हैं। हैज़ गिवन, इन लोगों ने दिया, क्या दिया भाई, डैश टू द क्रेडिबिलिटी एंड वॉज नाइविट। ठीक है, अब यहाँ पे जरा आ जाइए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, चलते ऑप्शन की तरफ। अब इनको क्या चाहिए भाई, तो एक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड वर्ड चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंस से रिलेटेड हम लोगों को यहाँ पे वर्ड चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए भाई, गिवन क्या किए हैं, तो दिए होंगे, क्या दिए होंगे, एक प्रोसेस, एक रास्ता, कोई सोल्यूशन, इस तरीके की बात होगी। आ जाइए ढूंढते हैं। और वाइटल फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर होगा तो सेकंड में, यहाँ पे देखिए सेकंड में अब का यूज़ हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। चलिए सबसे पहले सेकंड से ही देख लें। देम का मतलब क्या होता है, उन लोगों को। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, वे हो सकता है। अवे का मतलब दूरी बढ़ाएगा, ये चांस, यहाँ पे कोई चांस देने की बात नहीं हो रही, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई चांस नहीं, इसलिए ये होगा नहीं। अब यहाँ पे जरा सेकंड वाले में देखिए, ये अवे, यहाँ दूरी बढ़ाने की भी कोई बात नहीं है, सोल्यूशन से, रास्ता से, प्रोसेस से मतलब था, इसलिए अभी भी कैंसिल हो गया। अब एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास और वो है सीधा, और सीधा क्या है भाई, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अट्रीब्यूट का मतलब क्या है, अट्रीब्यूट का मतलब है महत्व। ठीक है, क्या है भाई, इंपॉर्टेंस। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कभी कुछ क्वेश्चन में हम सिर्फ पहले वाले फिलर का यूज़ करके आंसर कर दे रहे हैं, कुछ में दूसरे वाले का यूज़ कर रहे हैं, और कभी कभी किसी क्वेश्चन में 1 2 दोनों का कॉन्सेप्ट हम लोगों को यूज़ करके आंसर करना होता है। राइट, तो ये डिपेंड करता है आपके गिवन ऑप्शंस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज डैश अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल बिकेम मोर एंड मोर। अच्छा, ये देखिए मोर एंड मोर हो गया, यानी लगातार किसी चीज़ की जो क्वालिटी होगी या तो अच्छा हो रही होगी या तो बुरा हो रही होगी, चाहे पॉजिटिव सेंस में इंक्रीज करे या नेगेटिव सेंस में इंक्रीज करे, लेकिन जो क्वालिटी है वो लगातार इन्हेंस कर रही है, लगातार इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डैश एंड इवन इफ, अच्छा आखिरकार, देयर वॉज अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन एनी ऑफ देम, और उसमें कुछ भी ग्रेन ऑफ ट्रूथ, यानी उन लोगों के अंदर कुछ भी ऐसा बचा नहीं। देयर वॉज जस्ट नो एविडेंस, उन लोगों के पास कोई भी एविडेंस नहीं था। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, एविडेंस है, क्या है भाई, एविडेंस है, सबूत है। अब इसके आधार पे आप सेकंड ऑप्शन से ट्राई कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, अटैकिंग, तो यहाँ पे अटैकिंग एविडेंस होगा नहीं। स्केदिंग, ये देखिए स्केदिंग अटैक होता है, यानी कि किसी पे भद्दा टिप्पणी करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, गंदी बातें बोलना। ठीक है, आउटडेटेड यानी प्राचीन, पुराना, जो अब यूज में नहीं हो। आउटलैंडिश क्या होता है भाई, विचित्र, यूनिक टाइप का, अलग ही टाइप का। ठीक है, अनोखा टाइप, विचित्र टाइप। ये सीवियर क्या होता है भाई, तो ये दर्द, पेन वगैरह के केस में यूज़ करते हैं, या बहुत ज़्यादा खराब स्थिति हो उस सेंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एविडेंस की बात की जा रही है, इसलिए सीवियर एविडेंस होगा नहीं, आउटडेटेड एविडेंस होगा नहीं, स्केदिंग एविडेंस नहीं होगा, अटैकिंग एविडेंस नहीं होगा। ठीक है, ऐसा हम लोग यहाँ पे कुछ भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, आउटलैंडिश। क्या, आउटलैंडिश। अब जरा ध्यान दीजिए, हिज एलिगेशन माने कोई व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, बहुत सारे लोगों पे क्या कर रहा है, आरोप लगा रहा है। बिकेम मोर एंड मोर आउटलैंडिश, उसका जो आरोप लगाना था वो क्या होता चला गया, लगातार बढ़ता चला गया, जिसको देखिए उस पर वो आरोप ही लगा रहा था। इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे उसकी क्रेडिबिलिटी जो थी, उस व्यक्ति की जो विश्वसनीयता थी वो समाप्त हो गई, उसके अंदर थोड़ा सा भी विश्वसनीयता टाइप का कोई सच्चाई या किसी भी प्रकार का कोई सबूत टाइप का चीज़ बचा
अच्छा नहीं। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है इवन एज द डैश एल्सवेयर इन द वर्ल्ड आर स्ट्रगलिंग टू कम आउट ऑफ रिसेशन। देखिए यहाँ पे रिसेशन मिला। अब रिसेशन क्या होता है भाई? आर्थिक मंदी। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जो वर्ड हम लोग यूज करेंगे, इसका संबंध किससे होगा? इकोनॉमी से होगा। आ जाइए ढूंढ लीजिए। यहाँ इकोनॉमी, यहाँ कंट्री, कंट्री से कोई मतलब नहीं, गवर्नमेंट कोई मतलब नहीं, नेशन कोई मतलब नहीं, कंपनीज कोई मतलब नहीं। इकोनॉमी से रिलेटेड एक ही वर्ड था, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कंज्यूमर्स आर स्प्लरिंग ऑन। स्प्लर ऑन का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा खर्च करना। क्या होता है? किसी चीज़ पे, किसी वस्तुओं पे, या जो भी आपके मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, भौतिकवादी चीज़ें हैं, उनके ऊपर ज़्यादा खर्च करना। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स, तो कंज्यूमर गुड्स पे जो इंडियन कंज्यूमर्स हैं ये क्या कर रहे हैं भाई? ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। एंड टू डैश दिस ग्रोथ, इस ग्रोथ के कारण कंपनीज आर इन्वेस्टिंग हेविली इन वेरियस सेक्टर्स। इसी के कारण, इस ट्रेंड के कारण कंपनी जो है वो क्या कर रही है? कंपनियां क्या कर रही है भाई? बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ठीक है, तो अब इससे हमारा आंसर रिलेटेड क्या बनेगा? एक ही ऑप्शन बचा हमारा, ऑप्शन नंबर ए इकोनॉमी, और यहाँ पे हो जाएगा मीट दिस ग्रोथ। इसी ग्रोथ को पाने के लिए कंपनियां क्या कर रही है? भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। राइट, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा फिर से आपके सामने। डैश हैज बीन टेकन अगेंस्ट सम होलसेल ड्रग डीलर्स। अच्छा, ये जो होलसेल ड्रग डीलर्स हैं इनके बारे में दो ही बातें हो सकती है। क्या क्या हो सकती है? या तो ये इलीगल टाइप का कुछ गलत सलत काम कर रहे होंगे तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। यदि ये कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इनको सपोर्ट करेगी, इनको आगे बढ़ाने में इनकी मदद करेगी। तो ये दो ही प्रकार की बातें हो सकती है। तो सपोर्ट या पॉजिटिव नेगेटिव टोन वाला वर्ड ढूंढ लीजिए। नोट से इसमें कोई मतलब नहीं है। स्टेप, कदम, कोई मतलब नहीं है। एग्जीक्यूशन यानी कार्यवाही। ठीक है, तो कार्यवाही हो सकता है, एक्शन हो सकता है। लॉ सूट यानी कि लॉ सूट क्या होता है भाई? तो कानून होता है। ठीक है, तो कानून, तो यहाँ कानून से कोई मतलब नहीं, फिर भी इसको रखते हैं हम लोग। यानी अभी तक में हम लोगों ने ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दो को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके फॉर डीलिंग इन सर्जिकल आइटम्स विदाउट अ वैलिड लाइसेंस। अच्छा, ये देखिए ये नेगेटिव बातें आ गई यहाँ पे। विदाउट अ वैलिड लाइसेंस एंड मेंटेनिंग अ स्टॉक ऑफ डैश ड्रग्स, यानी घटिया दवाओं का, या जो दवाएं एक्सपायर कर गई होंगी, अब काम के लायक नहीं होंगी, उन दवाओं को ये लोग क्या करते हैं भाई? तो इकट्ठा करके रखते हैं, और उसकी जो एक्सपायरी होती है, आप अक्सर सुने होंगे न्यूज़पेपर्स में, ये लोग क्या करते हैं कि कुछ जो ड्रग पेडलर होते हैं या जो बड़े बड़े ड्रग के होलसेलर होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? एक्सपायर जो दवाइयाँ होती है उसकी जो एक्सपायरी लिखी होती है, उसको लिखावट को मिटा के उस पर नई एक्सपायरी डेट डाल देते हैं और बेच देते हैं। और कई बार तो बिना मिटाए ही ये लोग यूं ही मार्केट में पब्लिक को बेच देते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कहीं भी होगा तो गवर्नमेंट क्या करके इनके खिलाफ एक्शन लेगी। तो इनके खिलाफ एक्शन लेगी तो इनवैलिड ड्रग्स होगा, या एक्सपायर्ड ड्रग होगा, या आउटडेटेड ड्रग होगा। तो आउटडेटेड ड्रग होगा नहीं, इनवैलिड ड्रग होगा नहीं। दवाइयाँ कैसी होती है? एक्सपायर्ड होती है। इस बेसिस पे हमारा आंसर क्या हो गया? इस बेसिस पे हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते आगे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। द मूव टू अलाउ डंपिंग ऑफ मरकरी। डंपिंग क्या होता है भाई? तो डंपिंग होता है किसी चीज को भूमि के अंदर दबा देना। ठीक है, रख देना, दफन कर देना, गाड़ देना, ये होता है। ठीक है, जैसे कचरा जो होता है, जो हमारे आपके घर के बाहर हम लोग कचरा निकालते हैं, निगम वाले जो गाड़ियाँ आते हैं क्या करती है? उनके डंपिंग करती है। ठीक है, चलिए तो यही बात यहाँ पे बताई गई। द मूव टू अलाउ डंपिंग ऑफ मरकरी, मरकरी के डंपिंग की बात की जा रही है। हैज डैश एन आउटक्राई। अब ये आउटक्राई क्या होता है भाई? तो जनाक्रोश होता है। क्या होता है? आउटक्राई का मतलब होता है जनाक्रोश। जनता जब भारी तादाद में घरों से बाहर निकल के किसी चीज़ का विरोध करती है, या किसी भी चीज़ का जनता भारी मात्रा में या स्ट्रांगली उसका अपोज करती है, तो इसको हम लोग कहते हैं आउटक्राई। क्या कहते हैं? आउटक्राई कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनाक्रोश। ठीक है, फ्रॉम रेसिडेंट्स। ठीक है, ऑफ द एरिया, मतलब किसी विशेष एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं भाई? विरोध कर रहे हैं। किस चीज़ का? डंपिंग ऑफ मरकरी का विरोध कर रहे हैं। तो यानी इधर विरोध से संबंधित कुछ वर्ड आना चाहिए। हु डैश दैट हाई लेवल्स ऑफ। अब इन लोगों का कहना ये है कि जो हाई लेवल ऑफ मरकरी है ये क्या करेगा भाई? अफेक्ट। अब देखिए ये अफेक्ट दो प्रकार का होता है। ये अफेक्ट दो प्रकार का होता है। एक अफेक्ट हम लोग ऐसे लिखते हैं और दूसरा इफेक्ट लिखते हैं।
लिखे ऐसे, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का मतलब है प्रभाव, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, ये वाला काम करता है नाउन का, ये वाला काम करता है वर्ब का, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि विल अफेक्ट, वो प्रभावित करेगा, किसको प्रभावित करेगा, देयर हेल्थ एंड डिस्ट्रॉय इकोलॉजिकल सेंसिटिव फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है। तो ये प्रभावित करेगा, इस तरीके की बातें यहाँ पे कही गई है। अब आ जाइए यहाँ पे ढूंढ लीजिए, सेकेंड ऑप्शन से भी हम लोग यहाँ से भी चाहे तो हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ यदि यहाँ पे ऑन होता तो हम लोग यूज कर सकते थे, लेकिन जनता भारी मात्रा में विरोध कर रही है, क्यों, क्योंकि उनको डर है कि भारी मात्रा में जो मरकरी का डंपिंग है, इस डंपिंग से क्या होगा, उनका जो हेल्थ है, ये जो फॉरेस्ट का इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए, ये सारे के सारे उससे प्रभावित होंगे। डिटरमिन यानी सुनिश्चित करना, तय करना, तो ये भी नहीं होगा। जोर देना, ये भी नहीं होगा। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, तो ये भी नहीं होगा। बिलीव यानी विश्वास करना, ये भी नहीं होगा। अब एक ही आंसर यहाँ पे बचता है, नेगेटिव वर्ड चाहिए था कि ये लोग घबराए हुए हैं, भयभीत है, डरे हुए हैं। तो ये जो डर है, डर के कारण ये लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और लोगों को डर है कि इससे क्या है, उनका स्वास्थ्य और ये जो फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, इनका ये जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये सब प्रभावित होगा। तो ये फियर है, डर है, भय है, ठीक है। अब प्रोवोक यहाँ पे रख के देख लीजिए, हैज प्रोवोक्ड आउटक्राई, यानी जो जनाक्रोश था उसको क्या किया, भड़काया, उकसाया और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। तो इन दोनों ही ऑप्शन में ये ऑप्शन नंबर बी जो है, दोनों ही फिलर में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल फिट बैठता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इन एन एफर्ट टू प्रोवाइड, एक प्रयास किया गया कुछ प्रोवाइड कराने का, कुछ उपलब्ध कराने का, देने का, ठीक है। किनको दिया जा रहा है भाई, फॉर हायर एजुकेशन टू ऑल। देखिए हायर एजुकेशन सबको देने की बात हो रही है, तो ये तो एक प्रकार का अवसर हो गया। अब अवसर से रिलेटेड वर्ड ढूंढ लीजिए, चांस हो सकता है, प्लेटफॉर्म तो होगा नहीं, अपॉर्चुनिटी हो सकता है, प्रॉस्पेक्ट होगा नहीं, ठीक है, पॉलिसी होगा नहीं। तो 5 में से ये 3 ऑप्शन तो बाहर निकल गए आपके। अब जो 2 ऑप्शन बचे हैं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन को ट्राई करेंगे, सेकंड फिलर को यूज़ करेंगे, और उसके आधार पे अब जो 2 ऑप्शन बचे हुए हैं उनमें से किसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसका चयन करके हम लोग इसका फाइनली आंसर करेंगे। राइट, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। Most of the universities have been providing education without adequate infrastructure। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के पास क्या है, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसके बावजूद वो लोग क्या कर रही है, एजुकेशन दे रही है। दस चर्निंग आउट, अब यहाँ पे देखिए चर्निंग आउट है, चर्निंग आउट ग्रेजुएट्स एवरी ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा भाई, चर्निंग आउट्स ग्रेजुएट एवरी ईयर, यहाँ पे फ्रेश ग्रेजुएट, ठीक है। तो या तो फ्रेश ग्रेजुएट डालें या तो हम अनएम्प्लॉयबल, यानी कि ये क्या कर रही है, बड़ी मात्रा में। चर्न आउट का मतलब क्या होता है, बड़ी मात्रा में उत्पन्न करना, पैदा करना रेगुलर बेसिस पे। तो अब जरा आप ध्यान दीजिए, ऐसे यूनिवर्सिटी जहाँ पे पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ से जितने भी विद्यार्थी पढ़ के निकलेंगे, जितने भी ग्रेजुएट्स होंगे, ठीक है, वो सब कैसे होंगे, अनएम्प्लॉयड। अब वो लोगों को पर्याप्त रोजगार मुहैया नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ये जो फ्रेश है, ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे चूंकि नेगेटिव वर्ड की जरूरत है, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ये अनएम्प्लॉयबल। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में फिर कुछ नए क्वेश्चन के साथ, जो आपके बैंकिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन के साथ या फिर प्रीवियस ईयर कुछ पेपर के क्वेश्चन के साथ हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।